पिछले वीडियो में मेरे साथ 10th क्लास का केमिस्ट्री का क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन उस चैप्टर का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण द्वारा समझाइए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर विचार करते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। उदाहरण द्वारा समझाइए। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। सबसे पहले हम चलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो यानी ह्रास होता हो, वैसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यानी कार्बन का हवा में जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दरमियान ऊष्मा का बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, इसलिए कार्बन का हवा में जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कुल मिलाकर आप हमसे समझे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यानी इस अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए कार्बन का हवा में जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। समीकरण के लिए यहाँ पर देखिए। दूसरा बात है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी उस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी उस अभिक्रिया में ऊष्मा शोषित होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब कार्बन को हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन गैस C2H2 का निर्माण होता है। जब कार्बन को हाइड्रोजन गैस से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो C2H2 का निर्माण होता है। C2H2 को एसिटिलीन गैस कहा जाता है। और इस अभिक्रिया के दरमियान 53.14 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हुई प्रतिक्रिया और उसके फलस्वरूप बना प्रतिफल C2H2 एसिटिलीन, यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। क्योंकि जब कार्बन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो एसिटिलीन गैस C2H2 का निर्माण होता है और इस प्रतिक्रिया के अंतर्गत 53.14 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी इस अभिक्रिया के दौरान 53.14 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित हो जाता है। इसलिए कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिक्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस बनता है जिसमें 53.14 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। अतः कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिक्रिया कराने की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया में 53.14 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिकारक तथा प्रतिफल से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रतिकारक तथा प्रतिफल से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिकारक पर विचार करेंगे। जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है
या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस पदार्थ को प्रतिकारक कहा जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे प्रतिकारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रतिकारक कहा जाता है। देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है और दूसरा है प्रतिफल। तो जिन पदार्थों जो पदार्थ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। यानी दो पदार्थों के बीच में प्रतिक्रिया होती है या तीन पदार्थों के बीच में प्रतिक्रिया होती है तो वे दो या तीन पदार्थ प्रतिकारक कहलाएंगे और उस प्रतिक्रिया के बाद जो पदार्थ का निर्माण होगा वो प्रतिफल कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन का और ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया हुआ है। कार्बन से ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया हुआ है तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन प्रतिकारक का उदाहरण हुआ। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन प्रतिकारक हुआ और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हुआ है जो प्रतिफल का उदाहरण हुआ। यानी यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रतिक्रिया हुई है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हुआ है। और हमारा परिभाषा है जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है उस पदार्थ को प्रतिकारक कहा जाता है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रतिक्रिया हुई है इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रतिकारक हुआ और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हुआ है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रतिफल हुआ। इसी प्रकार दूसरा प्रतिक्रिया देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल से कराई जाती है तो ग्लूकोज C6H12O6 + 6 O2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O प्रतिकारक का उदाहरण हुआ और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमको निर्माण हुआ ग्लूकोज का C6H12O6 + 6 O2 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रतिफल का उदाहरण हुआ। यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रतिफल का उदाहरण हुआ। कुल मिलाकर आप समझे प्रतिकारक और प्रतिफल से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इस बात के लिए प्रतिकारक क्या है सबसे पहले यह बात को समझना होगा। तो जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी जिन पदार्थों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है उस पदार्थ को प्रतिकारक कहा जाता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया हुई है इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन प्रतिकारक के उदाहरण हुआ। और जिन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जिन नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। तो ये दोनों में जब प्रतिक्रिया हुई तो इसके बाद हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल का उदाहरण हुआ। ठीक उसी प्रकार दूसरी प्रतिक्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल से कराए तो हमको ग्लूकोज की प्राप्ति हुई और ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन दोनों के बीच में प्रतिक्रिया हुई है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रतिकारक का उदाहरण हुआ और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण हुआ है और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। तो यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रतिफल का उदाहरण हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे द्वारा कंपटीशन का मैथ, साइंस, जीके का वीडियो आप पढ़ सकते हैं और 9th 10th का मैथ साइंस का वीडियो पढ़ सकते हैं।